हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज आपके बेबी का 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, यानी 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी मतलब 2 महीने पूरे और तीसरे महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस टाइम पे आपका बेबी 1 से 1.5 इंच जितना बड़ा हो चुका होता है और ये 1 से 1.5 इंच जितने बड़े ह्यूमन क्रिएचर में वो सारी चीज़ें होती है जो एक एडल्ट में होती हैं। अब आप उसके हेड को और बॉडी को एक नेक से डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। बेबी का हेड, नेक एंड बॉडी, इसका डेवलपमेंट 100% कंप्लीट हो चुका होता है। बेबी की जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बनना भी शुरू हो चुकी होती है। डेफिनेटिव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट भी हो चुका होता है। यानी अब मदर के हाथ में है अपनी बेबी की इंटेलिजेंस पावर को, IQ क्वोशेंट को बढ़ाना, क्योंकि फिजिकली तो बेबी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ग्रो हो चुका होता है। बेबी के सारे जॉइंट्स फंक्शनल हो चुके होते हैं। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको अपने बेबी की मूवमेंट्स सोनोग्राफी मशीन में भी दिखाई पड़ती है। हम हमारे क्लिनिक में अक्सर 9 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी के मूवमेंट्स को मदर को ज़रूर दिखाते हैं, ताकि मदर को एहसास हो कि अब रियल में जो लिविंग चीज़ है अंदर, उसने मस्ती करना शुरू कर दिया है। आपके इमोशंस के साथ आपके बेबी की मूवमेंट्स को भी जांचा जा सकता है। पूरी साइंटिफिक स्टडी है जो ये प्रूव कर चुकी है कि 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में बेबी में भी इमोशंस डेवलप होना शुरू हो चुके होते हैं। वो मदर के अपसेट होने से अपसेट होते हैं, वो मदर के भूखे होने से भूखे होते हैं, वो मदर के खुश होने से खुश होते हैं, और ऐसी सारी मूवमेंट्स को मेडिकली एंड साइंटिफिकली रिकॉर्ड किया गया है। तो नाउ इट इज़ रियली योर टाइम टू बी हैप्पी, इजंट इट? सेकेंड थिंग, आपको इस समय बॉडी में कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जो थोड़े इरिटेटिंग लगेंगे। जैसे आपकी स्किन का डार्कनिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके फेस पे एक स्पॉट, ब्राउन स्पॉट, क्लोएस्मा फेसियाई जिसे कहते हैं, प्रेगनेंसी मास्क कहा जाता है, वो होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो हेयर्स है वो थिक एंड बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आपको बार बार आईब्रो या वैक्सिंग कराने जाना पड़ेगा, बट ये सब चीज़ें टेम्प्रेरी है। जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी वीक्स आगे बढ़ेंगे ये अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। ये सब डेफिनेटली हार्मोन इंड्यूस्ड चेंजेस है जो होने ही वाले हैं। इसके अलावा आपके बॉडी में एक थकावट सी या पेन या कह लीजिए एक अनईजीनेस, या हमेशा ऐसा लगेगा कि बेड पे वापस जाने का मन होता है या फिर वापस लेट जाने का मन करता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल है, बिकॉज अब बेबी का ग्रोथ शिफ्ट हो रहा है प्लासेंटा पे। आपकी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम से हटकर जो बेबी ने अपनी प्लासेंटा बनाई है उस पे उसका पूरा ग्रोथ शिफ्ट हो रहा है। तो इस शिफ्टिंग मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स एक पिक पे होते हैं, और इस पिक की वजह से आपके अंदर ये सब चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। मूड इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी एक क्रूशियल वीक इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है आगे रिपीटेड अबॉर्शंस की, या फिर आपके पास आपकी फैमिली में कुछ क्रोमोसोमली या जेनेटिकली एबनॉर्मल बच्चों की हिस्ट्री है, आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी होता है जब कोई भी जेनेटिसिस्ट आपको कुछ टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। जैसे नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग है, जिसमें आपका ब्लड लेके आपके बेबी के रंगसूत्र में कोई खामी नहीं है वो जांचा जाता है। या फिर अगर आपको बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री है, या फिर आगे के बच्चे जेनेटिकली एबनॉर्मल है, आपकी एज 35 से ज़्यादा है, तो शायद आपके गायनिकोलॉजिस्ट आपको जेनेटिसिस्ट को रेफ़र करे एंड वो कोरियोनिक वीनस सैम्पलिंग की आपको एडवाइस दे। यानी बच्चे की जो प्लासेंटा होती है उसका छोटा सा टुकड़ा लेके उस पर जाँच की जाती है कि इस बच्चे को तो कोई क्रोमोसोमली या जेनेटिकली डिराइव्ड कोई डिसीज़ नहीं है। सो 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी आपका कह सकते हैं एक तौर पे पहला माइलस्टोन है, जो अगर सेफली पार हो जाता है देन 9 मंथ्स तक कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इस टाइम पे क्या खा सकते हैं? नोजिया, वॉमिटिंग जैसे मैंने 8th वीक में बताया, इस वीक भी पीक पे होगी, तो खाने के लिए आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा पाते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। भिगोई हुई बादाम, अंजीर, किशमिश या वॉलनट्स आप खा सकते हैं। साथ में आप जितना हो सके लाइट डाइट लीजिए। अगर आपको रोटी नहीं पसंद आ रही, अगर आपको चपाती की स्मेल नहीं पसंद आ रही, तो आप डेफिनेटली राइस का डाइट ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको डायबिटीज़ ना हो तो।
या फिर मल्टीग्रेन वाली आटे वाली कोई रोटी चीज़ या ऐसी कोई चीज़ें खा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल खाना नहीं बना पा रहे हो, उसकी स्मेल से ही आपको प्रॉब्लम होती है, तो एक हाउस हेल्प की या फिर अपने किसी रिलेटिव को अपने घर पे बुला के हेल्प करने के लिए कह सकते हैं 1-2 हफ्ते के लिए कि खाना वो बना के दे। इस टाइम में वुड बी डैडीज़ को ऑफ कोर्स अपने वाइफ के न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है, बिकॉज़ ये वीक प्रेगनेंसी का ऐसा होगा जब वो खाने की भूख होते हुए भी कुछ नहीं खा पाएंगे, उनकी वीकनेस और बढ़ेगी। उसके साथ ही उनकी बॉडी में जो चेंजेस है उनको वो उतने इजीली अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो इस टाइम वुड बी डैडीज़ को अपनी वुड बी मदर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उनके न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, उनको हाइड्रेटेड मेंटेन रखना है, उनके जो भी छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हो सके उतना पूरा करने की ज़रूरत है। और ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रात को वो चैन से सो पाए। अगर आप ऑफिस वर्क घर पे करते हैं तो इट इज़ बेस्ट एडवाइस कि आप इस टाइम को ऑफिस वर्क अपने रूम में ना करके कहीं और करें। लेट योर वाइफ स्लीप, लेट योर वाइफ हैव पीसफुल स्लीप, वो जब भी लेना चाहते हैं। इस टाइम में वुड बी डैडीज़ थोड़े बहुत क्लासिकल म्यूज़िक्स घर में अगर बजाना शुरू करें तो वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी वीक 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये प्रेगनेंसी में आप राग बजा सकते हैं, जिसे कहते हैं राग तोड़ी, जो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। 9th वीक से 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक आप जो राग घर में कंटिन्यूस बजा सकते हैं वो होता है राग हिंडोल। हिंडोल राग वो है जो आपके बेबी के पूरे जीआई ट्रैक को, उसकी बॉडी को एक नॉर्मलाइज करता है, उसके इमोशनल लेवल को सेटल करता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक बजाए के अपना ऑफिस का काम बेडरूम में करने की बजाय। थैंक यू।